आज की कहानी एक ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन फिल्म 2067 पर है, जिसमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई गई है। ये कहानी उस समय की है जब पूरी धरती क्लाइमेट चेंज के कारण ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सारे पौधे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और हवा में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। लोग सरवाइव करने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीदते हैं। दुनिया का 99% हिस्सा डार्क हो गया है और लोग सफोकेट होकर मर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर बचा है और इसका रीजन है क्रॉनिकॉर्प नाम की एक कंपनी जो सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाती है। लेकिन ये ऑक्सीजन धीरे धीरे लोगों को द सिकनेस नाम की डेंजरस बीमारी दे रही है, जिससे इंसान कुछ ही सालों में पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो सकता है। इसी शहर में ईथन वाइट नाम का लड़का अपनी बीमार वाइफ ज़ैंथी के साथ रहता है और क्रॉनिकॉर्प में अपने दोस्त जूड के साथ मैकेनिक का काम करता है। एक दिन पार्टिकल रिसर्च की सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें ऑफिस बुलाकर बताती है कि दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ ईथन ही उम्मीद है। ईथन पहले तो कंफ्यूज होता है और उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर वो लैब जाता है जहां उसे डॉक्टर बिली मिचेल इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि ईथन के फादर डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने 20 साल पहले एक टाइम मशीन बनाना शुरू किया था जिसे क्रॉनिकल कहा जाता है। इस मशीन से जब पहली बार सिग्नल भेजे गए तो फ्यूचर से एक मैसेज आया, सेंड ईथन वाइट। सब लोग मानते हैं कि फ्यूचर में इंसान सरवाइव कर रहा है तो शायद वहां क्यूर भी है। रेजिना चाहती है कि ईथन फ्यूचर जाकर क्यूर लेकर आए। ईथन इन सब बातों पर हंसता है और मना कर देता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहता। जूड उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्यूर लाकर ही वो ज़ैंथी को बचा सकता है। ईथन अपने फादर से नफरत करता है क्योंकि उसने फैमिली को छोड़ दिया था और ईथन को जूड ने पाला है। उसे डर है कि कहीं वो भी अपनी वाइफ को छोड़ने वाला इंसान न बन जाए, लेकिन ज़ैंथी भी उसे जाने के लिए कहती है। अगली सुबह ईथन एक मेटल फूल पर आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू लिखकर ज़ैंथी के पास छोड़ता है और रेजिना के पास जाता है। वहाँ डील होती है कि अगर वो क्यूर लाता है तो सबसे पहले ज़ैंथी को मिलेगा। फिर उसे एक स्पेशल सूट और आर्ची नाम का EI डिवाइस दिया जाता है जो उसकी विटल्स चेक करेगा और रास्ता बताएगा। मशीन एक्टिवेट होती है और ईथन टाइम ट्रेवल करके एक जंगल में गिरता है। वहाँ उसका सूट जलने लगता है तो वो उसे उतार देता है। आसपास नेचर की ब्यूटी देखकर वो शॉक हो जाता है। पेड़, पौधे, नेचुरल ऑक्सीजन वापस आ चुके हैं। आर्ची की डायरेक्शन में चलते हुए वो एक बंकर डोर तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे एक स्केलेटन दिखता है जिसकी खोपड़ी में गोली लगी होती है और उसके पास एक नेम टैग होता है, ईथन वाइट। यानी वो स्केलेटन खुद उसका फ्यूचर वर्जन है। वो स्केलेटन का आर्ची चलाकर लास्ट मैसेज सुनता है। यही एकमात्र तरीका है और फिर गोली चलने की आवाज़ आती है। स्केलेटन का रिस्ट डिवाइस ग्रीन लाइट दिखा रहा होता है जबकि ईथन का रेड होता है। उसी रात वो पॉइजनस बेरीज खा लेता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो जूड वहाँ आता है। लैब ने उसकी वाइटल्स गिरती देखी तो जूड को फ्यूचर भेजा गया था उसे बचाने, लेकिन स्केलेटन अभी भी वहीं है, यानी हिस्ट्री अब तक बदली नहीं है। आर्ची की मदद से उन्हें एक और गेट मिलता है जो ईथन की आंख स्कैन करके खुलता है। अंदर एक मॉनिटर उससे DNA सैंपल मांगता है और उसके रिस्ट डिवाइस से ब्लड निकलता है। सैंपल लेने के बाद डिवाइस ग्रीन हो जाता है और रूम की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वहाँ क्रॉनिकॉर्प का लैब है, फ्यूचर में 407 साल बाद। वहाँ उन्हें टाइम मशीन भी दिखती है। जूड खुश हो जाता है कि अब वो वापस जा सकते हैं, लेकिन ईथन कहता है कि अभी कुछ नहीं बदला और वो फिर से मरेगा जैसे स्केलेटन वाला ईथन। सिस्टम में ईथन को अपने फादर का एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि क्रॉनिकल मशीन ओरिजिनली फ्यूचर का ऑक्सीजन डेटा कलेक्ट करके पास्ट में भेजने के लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर उसे एक मैसेज मिला जिसमें ईथन को फ्यूचर भेजने की बात थी। हालांकि ईथन के मन में बहुत कन्फ्यूजन था, फिर भी उसने डिसीजन लिया और वहां जाकर DNA वेरिफिकेशन करवाई। जल्दी ही ईथन और जूड को पता चलता है कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं ले जा पाएगी क्योंकि 407 साल बाद उसकी बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लैब एक्टिवेट होते ही उसकी न्यूक्लियर पावर कोर में एक मैल फंक्शन हो जाता है, जिससे सिर्फ 4 घंटे में एक भयानक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने वाला है। अब उनके पास टाइम बहुत कम है, उन्हें जल्दी से टाइम मशीन को ठीक करके वापस जाना होगा। बाहर आकर वो देखते हैं कि एक उजड़ा हुआ शहर हरियाली से ढका हुआ है, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं बचा, जिससे पता चलता है कि ह्यूमन एक्सटिंक्शन के बाद अर्थ खुद रिकवर करने लगी है। हर तरफ ह्यूमन स्केलेटन्स बिखरे पड़े हैं। ईथन अपनी वाइफ के घर जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी बोन्स मिलती हैं जिससे वो टूट जाता है।
जूड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें पास्ट में वापस जाना चाहिए क्योंकि क्यूर फ्यूचर में भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जूड की बातों से ईथन को शक होने लगता है। वो रस्टी आर्ची को ऑन करके रिकॉर्डिंग फिर से प्ले करता है और उसमें उसे वॉइस पहचान में आती है। वो जूड ही था जिसने उसे मारा था। जूड गन तानता है लेकिन स्ट्रांगली डिनाई करता है कि वो ईथन को नहीं मारेगा। ईथन अब डिसाइड करता है कि पहले मिशन पूरा करना है, तो दोनों मिलकर पावर कोड ठीक करते हैं और लैब में लौटते हैं। अब क्रॉनिकल सिस्टम काम कर रहा होता है और उन्हें पास्ट में वापस जाना चाहिए। बस पोर्टल लॉन्च के लिए 37 मिनट वेट करना होगा। जैसे ही काउंटडाउन 0 होता है, पोर्टल 2067 से कनेक्ट होगा सिर्फ 30 सेकंड के लिए। लेकिन ईथन को उसी जगह पर अपना स्केलेटन अब भी मिलता है, जिससे लगता है कि फ्यूचर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सच्चाई जानने के लिए ईथन अपने आर्ची की बैटरी निकालकर रस्टी वाले में लगा देता है। उसमें उसे एक और वीडियो मिलता है जिसमें कंफर्म होता है कि फ्यूचर में उसे जूड ही मारता है। जूड ये बात मानता है कि फ्यूचर को बदलने की कोई उम्मीद नहीं थी और वो बस ईथन को प्रोटेक्ट करना चाहता था। ईथन को विश्वास नहीं होता। वो जूड को एक रूम में लॉक कर देता है और अपने पिता का होलोग्राफिक लॉग प्ले करता है। वहां उसे क्रॉनिकॉर्प की सीटीओ रेगिना जैक्सन और उसके पिता के बीच की बातों का पता चलता है। ईथन के पिता टाइम मशीन को मैनकाइंड के लिए यूज करना चाहते थे, लेकिन सीटीओ बस कुछ चुने हुए लोगों को फ्यूचर में लेकर जाना चाहती थी। लेकिन कोई भी प्लान काम करने के लिए फ्यूचर से मशीन को ऑन करना जरूरी था। इसलिए ईथन के पिता ने उसे लॉक कर ईथन के डीएनए को उसकी की बना दिया। गुस्से में सीटीओ ने ईथन के पिता को मार दिया और फिर जूड को ऑर्डर दिया कि ईथन की मां को मारकर उसे पालने का नाटक करे ताकि एक दिन उसका रिस्ट बैंड इस्तेमाल किया जा सके। ईथन पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। जिसे वो भाई मानता था वही उसकी मां का कातिल निकला और अब उसे भी मारने वाला था। अब उसे अपने पिता को भी गलत समझने का पछतावा होता है, जिन्होंने फैमिली को छोड़ने का डिसीजन मजबूरी में लिया था। जब ईथन को पता चलता है कि रेजिना बस चुनिंदा लोगों को बचाना चाहती है, वो टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जूड उसे रोकता है और बताता है कि सीटीओ ने उसे भेजा था ताकि ईथन फ्यूचर जाकर मशीन ठीक करे और फिर उसे मार दे। लेकिन इतने सालों में जूड को ईथन से इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। खुद पर गिल्ट महसूस करते हुए जूड खुद को गोली मार लेता है। ईथन अब अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए डिटर्मिन्ड होता है, क्योर ढूंढना और ह्यूमैनिटी को बचाना। वो मॉनिटर पर अपने पिता का पहला मैसेज देखता है और समझ जाता है कि सेंड ईथन वाइट वाला मैसेज खुद उसी ने भेजा था। इसलिए वो वही मैसेज फिर से एनकोड करता है और कई और चीजों के साथ पास्ट में भेज देता है। दूसरी ओर 2067 में क्रॉनिकॉर्प की सीटीओ अपने सिलेक्टेड लोगों के साथ टाइम मशीन के सामने इंतजार कर रही होती है, लेकिन मशीन से वापस आता है सैकड़ों एक्सटिंक्ट प्लांट्स और ईथन के पिता की मर्डर रिकॉर्डिंग। इससे सीटीओ का प्लान फेल हो जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जो प्लांट्स भेजे गए थे उन्हें प्लैनेट को फिर से ग्रीन बनाने में यूज किया जाता है। ईथन की वाइफ को भी उसका भेजा हुआ एक फूल मिलता है और उसे उसकी चॉइस समझ आती है। जबकि ईथन फ्यूचर वर्ल्ड में अकेला रह जाता है। वो जूड को दफन करता है और उसे माफ कर देता है। एक बटरफ्लाई उसका ध्यान खींचती है और उसे उसी एंट्रेंस तक ले जाती है जहां वो देखकर खुश होता है कि उसका स्केलेटन अब वहां नहीं है। वो बाहर की दुनिया देखता है और एक फ्यूचरिस्टिक इको फ्रेंडली सिटी देखता है जो पहले की उजड़ी दुनिया से एकदम अलग है। उसकी डिसीजन ने मैनकाइंड का फ्यूचर बदल दिया। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और लाइक जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।